एनसीसी के स्टॉक में आज 6% की तेजी थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% तेज था। मजगांव डॉक 4.6% ऊपर था। कोचिन शिपयार्ड 5% ऊपर था और अशोका बिल्डकॉन लगभग फ्लैटिश था। यहां पर कोई खास बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन स्टॉक्स का नाम क्यों ले रहा हूं। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं हमने 2 दिन जो वीडियो बनाई उस वीडियो में यही डिस्कशन किया था कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिनको फायदा हो रहा है। बीजेपी की मैसिव विक्ट्री के बाद फायदा होता दिख रहा है पॉलिसीज का। तो उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, अशोका बिल्डकॉन और एनसीसी, इन तीनों कंपनियों को लेकर चर्चा हुई थी। और कल बात हुई थी कि पीएसयूज के अंदर तेजी आ सकती है। तो तेजी में कहां कहां पर तेजी आ सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है इन कंपनियों के अंदर तेजी दिख रही थी और इंडेक्स ने भी अच्छी बड़ी तेजी दिखा दी है जैसा हमने सोचा था। पर बात यहां पर यह है, जो सवाल यहां पर निकलता है कि इलेक्शन बेस्ड रैली कितनी लंबी, यानी कि बाजार के अंदर इलेक्शन वाली रैली अभी और कितने दिन चल सकती है। क्योंकि इन स्टॉक्स को लेकर जो भी चर्चा हुई थी, तो मैंने आपको एक चीज जरूर इसके अंदर कही थी कि ये तेजी जो है बहुत लंबी नहीं दिखाई देती। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको जो है पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। और इस मंथ की एक्सपायरी भी आसपास है, यानी कि बाजार के अंदर जो आज मूवमेंट था वो ऊपरी स्तर से थोड़ा कम भी होता दिखाई दिया है। अगर आप देखें आज जो तेजी बनी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी रुकी भी है। अब ऐसे में आपको करना क्या है वो आपके लिए समझना जरूरी है। जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं वो जानते हैं कि क्या करना है। पर मैं शॉर्ट में आपको, जो अगर नया कोई व्यूअर इस पर आए हैं, उनके लिए बताना चाहता हूं कि अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आपने कोई पोजीशन बनाई थी बाजार के अंदर, तो आपको अब जो है अगले 200-300 पॉइंट को टॉप मानकर बाजार के अंदर इस समय कारोबार करना चाहिए। यानी कि जो आपकी वेरी शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो आप ये मानकर चलें, अगर बाजार यहां से 200-400 पॉइंट और बढ़ता है तो उसके आसपास एक बार मुनाफा जरूर बांधें, अगर आपको मुनाफा वहां पर हो रहा है वेरी शॉर्ट टर्म में। और बाजार के अंदर अगर हम मिड टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो अभी भी अपना व्यू थोड़ा कॉशियस ही है बाजार को लेकर, क्योंकि उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, बाजार के वैल्यूएशन। जहां पर वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो जाएंगे ये बाजार अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। और स्ट्रेटेजी इस समय एक ही है कि उन स्टॉक्स पर फोकस करना है, उन सेक्टर्स पर फोकस करना है जहां पर वैल्यूएशन अच्छे हैं और अर्निंग पॉजिटिव है। यानी कि Q2 के नतीजे तो खराब रहे, सभी को पता है, और उसके कारण बड़ी भयंकर पिटाई हुई। पर Q2 के अंदर एक सेक्टर ऐसा भी है जिसके नतीजे बड़े ही दमदार रहे हैं, पर उस हिसाब की तेजी अभी इस सेक्टर के अंदर बनी नहीं है और वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। यानी कि बाजार में यहां से डाउनसाइड आता है तो सेक्टर के अंदर डाउनसाइड लिमिटेड है, पर बाजार के अंदर यहां पर तेजी बनती है तो सेक्टर के अंदर तेजी बड़ी बन सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी ये सेक्टर पॉजिटिव है, क्योंकि इस सेक्टर की तेजी अभी खत्म होने वाली नहीं है, इस सेक्टर की तेजी लंबी चलनी है। तो ये सेक्टर और इस सेक्टर के स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, और इस सेक्टर को आप, मुझे लगता है, सिप के माध्यम से पकड़ना शुरू कर दीजिए। फॉर्मूला वही है हमारा जो चलता है, 10-15-20% वाला फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि 23,500 पहली किस्त डाली थी, अब बाजार ऊपर है, चलो ठीक है, वहां से बढ़ गया है पैसा। बट अगर बाजार फिर नीचे आता है, एफआईएस की सेलिंग फिर बढ़ती है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर एफआईएस के डाटा पे भी आपको नजर रखनी है अगले 1-2 दिन से। अब जो है वो क्या यहाँ पर उनका फिर से व्यू आता है निकल कर, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग ने बाजार को पेला तो ढंग से है पकड़ के, और आगे भी पेल सकते हैं। तो ये चीजें हमें अपने मन में नहीं पालनी कि एफआईएस का कोई वेटेज नहीं है बाजार में। जो टीवी चैनलों पर कई बार बताते हैं कि रिटेल जिंदाबाद, रिटेल बाजार को चला रहा है, ऐसा नहीं है। सबको ही बाजार को चलाना है, सारे ही बाजार के पार्टिसिपेंट हैं, सबकी इक्वल वैल्यू है। तो ये हम लोगों को कभी भी अपने मन में ये बात नहीं लानी है कि वी आर किंग, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान देने वाली है। अच्छा, बात कर रहे थे हम सेक्टर की, तो इस सेक्टर की मैंने आपको बताया पी के हिसाब से देख लीजिए, बहुत सस्ता पी है, सिंगल डिजिट पी में मिल रहे हैं स्टॉक, और डबल डिजिट में बात करें तो 11, 12, 13, 14 इस टाइप के पी पर इजिली अवेलेबल है। आरओई 35%, 40%, 45% तक की आरओई है।
रिटर्न ऑन इक्विटी। और मैंने आपको कहा ये लॉन्जिविटी, यानी कि ये सेक्टर जो है लंबा चलने वाला है, यानी कि आगे आगे इस सेक्टर में और ग्रोथ आनी है। समझे आप नाम? दरअसल मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं आपसे ब्रोकिंग कंपनियों की। जी हाँ, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, यानी कि जो डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं, जहां पर आप जिन कंपनियों के माध्यम से शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, जो ब्रोकिंग का कारोबार करती हैं, या आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी जिनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो इस टाइप की कंपनियां जो है आपको अच्छी मोटी कमाई करा के दे सकती हैं, अगर आपका व्यू थोड़ा सा बाजार पर लंबा है और अगर आप इस समय पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। सुनिएगा बात ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर ब्रोकिंग कंपनियों की बात करें तो आप पूरे सेक्टर को उठा के देख लीजिए, अंडर वैल्यूड सेक्टर दिखेगा। लॉन्जिविटी की बात करें, डीमेट अकाउंट लगातार नए खुलते जा रहे हैं, और जैसे ही बाजार सही होगा इनकी स्पीड और बढ़ेगी। अभी भी बहुत अच्छा डाटा आ रहा है, अभी भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और ये स्पीड और बढ़नी है। हमारे बाजार का साइज अब बढ़ना है, वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा और स्पीड से बढ़ेगा। और अकाउंट जो है कहीं ना कहीं तो खुलने हैं, जिसके पास ज्यादा सर्विसेज होगी, जिसकी सर्विस अच्छी होगी, उसको बाजार में लीडरशिप मिलनी है। तो ब्रोकिंग कंपनियों पर आपको नजर रखनी है। और एक कारण और मुझे लगता है जो बड़ा पॉजिटिव है, इनकी ग्रोथ और इनका प्रॉफिट। अगर आप ब्रोकिंग कंपनियों के प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ही ये समय इनके लिए अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा आने की उम्मीद है, जिस तरह की कमेंट्री आ रही है। एंजल वन 304 करोड़ रुपए के मुनाफे पे बैठा था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर Q2 के अंदर, सितंबर क्वार्टर के अंदर 423 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है इस क्वार्टर के अंदर। 304 करोड़ से 423 करोड़ का मुनाफा। मोतीलाल ओसवाल 532 करोड़ के मुनाफे से सीधा 1120 करोड़ रुपए का मुनाफा, डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ। IIFL लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था, 205 करोड़ रुपए। ICICI सिक्योरिटीज 424 करोड़ रुपए वाली 529 करोड़ रुपए के मुनाफे पर बैठी है कंपनी। और कोई भी आप उठा लीजिए कंपनी, 5 पैसा कैपिटल, और अगर आप और भी शेयर्स इंडिया सिक्योरिटी जैसी कंपनी को उठाएंगे या HDFC सिक्योरिटीज को उठाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं भी आपको प्रॉफिट पे कोई डेंट दिखाई देगा, ओवरऑल बिजनेस पे कोई डेंट दिखाई देगा, ओवरऑल मार्जिन पर कोई डेंट दिखाई देगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर कंपनियों की हाई ROE रहती है और लागत की अगर हम बात करें तो वो कम है। इस कारण ये बिजनेस जो है काफी मार्जिन वाला बिजनेस है। काफी चेंजेस भी हुए इस इंडस्ट्री को लेकर, पर ओवरऑल ब्रोकर्स के लिए देखें पॉजिटिव माहौल है, लॉन्जिविटी वाला बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ है, प्रॉफिट अच्छे खासे हैं, और वैल्यूएशन जैसा मैंने आपको बताया ROE PE किसी भी लिहाज से देख लीजिए आप, तो वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। काफी बड़ा सेक्टर के अंदर री रेटिंग हो सकता है अगर बाजार को ये बाजार के फ्लेवर में रहे, ऐसे ही कंपनियां परफॉर्म करती रहे। और इस समय बाजार के अंदर तेजी तो है, और इंडेक्स लेवल पे जो आपको तेजी दिख रही है, ये अगर इलेक्शन चुनाव वाली रैली की बात करें तो मुझे लगता है शुक्रवार को रैली हो गई, मंडे को रैली हो गई, अब ये रैली लगभग ओवरऑल 70-80% तो मेरे हिसाब से पूरी हो चुकी है। 10-20% इलेक्शन वाली रैली और रह रही है, 10-20%, यानी कि यहाँ से 200-300 पॉइंट की रैली अगर और हो जाए तो आप ये मानिएगा इलेक्शन की रैली एक बार यहाँ पर पूरी प्राइस इन हो गई है। अब आपको नई स्ट्रेटेजी पर ही काम करना होगा, यानी कि अब जो आज स्टॉक चले हैं या फ्राइडे को चले थे, अब आपको उनको नहीं खरीदना है, आपको अब इंडेक्स को नहीं खरीदना है, सब कुछ हो चुका है। इंडेक्स में जो खेल उस दिन हुआ है शुक्रवार को, उसमें आप कॉल का भाव तो देखिए, 23,900 वाली कॉल का क्या हुआ है, 24 रुपए की कॉल जो है 240 तक पहुंची है, तो वो पैसा बन चुका है उस दिन, और आज वैसी तेजी नहीं रही है, जबकि कॉल के लेवल पे देखें तो आप इतनी बड़ी तेजी नहीं बनी है। तो बाजार ने 2-1 दिन में लगभग सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है। अब ऊपर ऊपर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है वो बाजार के अंदर अब जो है खुरचन है, अगर हम उसको देसी भाषा में बात करें तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं फंसने की जरूरत है, कोशियस यहाँ पर जो है आपको रहना है। और रही बात पोर्टफोलियो की, तो मैंने आपको जो बताया इस सेक्टर पर नजर रखिए, इस सेक्टर के स्टॉक जो है आपको अब नियर टर्म में भी तेजी दिखा सकते हैं, जिस हिसाब का इनके अंदर नतीजे रहे हैं उस तरीके की तेजी अब इनके अंदर थोड़ी ड्यू है। अगर ये तेजी एक्सटेंड होती है तो इस तरीके के सेक्टर ही परफॉर्म करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जहां पर अर्निंग पॉजिटिव आई है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, तेजी कोई खास बड़ी नहीं बनी है,
गिरावट में कहीं ना कहीं थोड़ा पार्टिसिपेट किया है। बाउंस बैक अगर बाजार दिखा रहा है तो ऐसे सेक्टर आपको जरूर बाउंस बैक दिखा सकते हैं। और बड़ा डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, बड़ा ब्रॉड सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि छोटा सेक्टर है, एक दो स्टॉक हैं, दसियों स्टॉक हैं सेक्टर के अंदर। तो आप कहीं भी नजर डालिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजर डालिए, शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से नजर डालिए। एक बार इस सेक्टर की स्टडी जरूर करिए। फंडामेंटली, फाइनेंशियली, वैल्यूएशंस आपको यहाँ पर तीनों अच्छे दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है जहां पर इन तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो वो सेक्टर जो है आगे पीछे अच्छा तो परफॉर्म करते दिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ।